Hello students, welcome back. And now here we discuss about a new topic. It is rice. Rice जानते ही हैं, जिसको हम लोकली धान, चावल एक्सेट्रा के नाम से जानते हैं. राइस का जो बॉटनिकल नेम सबको पता ही है, ओराइजा सटाइवा, फैमिली पोएसी. पोएसी फैमिली का एक और मेंबर जिसको हम कहते हैं वीट, 4th सेमेस्टर में कोर्स में है वो एनईपी में. इसको हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं. ग्रैमनी फैमिली यानी सेम फैमिली होने के कारण कुछ करेक्टर जो है वीट और राइस के मिलते जुलते हैं और कुछ में डिफरेंसेस हैं. अगर हम राइस की बात करें तो ये क्या है, इज द सेकेंड लार्जेस्ट सीरियल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट सीरियल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड है. ये वर्ल्ड की जो है जो सीरियल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसका नंबर जो है सेकेंड आता है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट राइस ग्रोइंग कंट्री और इंडिया जो है सबसे अधिक प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है. इंडिया में भी कौन से एरिया सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करते हैं, वो मेन है वेस्ट बंगाल एंड यूपी वेस्ट बंगाल दोनों ही जो है मेन वीट प्रोडक्शन वाले कंट्री हैं. लेकिन इनमें भी अगर हम देखें तो बासमती राइस जो बहुत एक अच्छी क्वालिटी का राइस है उसके लिए वेस्ट बंगाल जो है जाना जाता है उसके प्रोडक्शन के लिए. इसके अलावा मद्रास, बिहार, उड़ीसा, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब एक्सेट्रा आर मेन राइस ग्रोइंग एरिया ऑफ इंडिया. कि वेस्ट बंगाल और यूपी तो है ही, इसके अलावा मद्रास है, बिहार है, ये दोबारा हो गया था, रिपीट हो गया था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है. एमपी, उड़ीसा, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब ये भी जो है इंडिया के मेन राइस ग्रोइंग एरियाज़ के रूप में जाने जाते हैं. अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इंडिया में तो राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता ही है. इसके अलावा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चाइना, बर्मा, थाईलैंड, जापान, ब्राज़ील, साउथ वियतनाम, कोरिया, ताइवान जैसे कंट्री भी जो है राइस के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं. चाइना इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग एरिया. चाइना भी जो है एक इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग में वर्ल्ड में जो है नाम रखा जाता है. कभी कभी प्रोडक्शन जो है चाइना का सबसे ज़्यादा हो जाता है और कभी जो है इंडिया सेकंड नंबर पर रह जाता है. तो चाइना और इंडिया यही दो मेन एरिया हैं जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है. मोस्टली चाइना ही जो है फर्स्ट है जो इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है. इसको हम ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप के रूप में जानते हैं कि ये ओल्ड वर्ल्ड की क्रॉप है. अब इसका ओरिजिन या नेटिव प्लेस क्या है, इस क्रॉप को कहाँ से आई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसके लिए अलग अलग ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या ओरिजिन को अगर हम देखें तो इसमें जो वर्क किया है ओरिजिन प्लेस के लिए, नेटिव प्लेस के लिए, एक है डी कैंडोली. ये पहले भी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं. तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, इंडिया इज़ द नेटिव प्लेस ऑफ राइस. कि इन्होंने इंडिया को राइस का नेटिव प्लेस माना, यानी कि राइस को जो है इंडिया जो है राइस का मूल निवासी है या यहाँ का जो है इसका उत्पत्ति हुई है. राइस की उत्पत्ति या चावल की उत्पत्ति जो है इंडिया में हुई है. अब ये बात कैसे पता चली, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड फॉर्म्स ऑफ राइस. कि यहाँ पर जो है राइस की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती हैं. इन सबको देखते हुए ये इन्होंने बताया कि इंडिया को इन्होंने इसका राइस का नेटिव प्लेस या ओरिजिन का एरिया माना. इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वेविलोव. वेविलोव ने कहा कि साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, ये हिमालय का जो साउथ वेस्ट पार्ट है वो जो है मेन सेंटर हो सकता है, या इसको इन्होंने प्राइमरी सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ राइस क्रॉप. कि ये जो है इंडिया में भी कौन सा, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, ये जो है प्राइमरी सेंटर माना गया किसका, राइस का. लेकिन बाद में और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग लेवल पर काम किया. अब जो है जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंडिया और इंडो चाइना, कि इंडिया और चाइना के आसपास का एरिया जो इंडिया से लगा हुआ है, दोनों जो हैं आर द नेटिव प्लेस ऑफ राइस. इन दोनों को ही राइस का नेटिव प्लेस माना गया.
इंडियन लिटरेचर में भी हमें राइस के बारे में पता चलता है। जब हम महाभारत की स्टडी करते हैं तो उसमें एक प्रसंग आता है कि द्रौपदी ने जो है, द्रौपदी के पास एक कंटेनर था जिसमें वो जितना चाहे खाना बना सकती थी। तो एक बार जब दुर्वासा ऋषि आए तो उनके लिए जो है खाना, तब तक वो पात्र जो है उनके पास वो साफ़ हो चुका था, तो एक बार में एक दिन में एक ही बार काम करता था। तो उनके लिए फूड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसने क्या करा कि अब इनको खाना कैसे खिलाया जाए, तो श्री कृष्ण की आराधना की। तो श्री कृष्ण ने आके उसमें से जो एक चावल का दाना उसमें लिटरेचर में मिलता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय भी राइस था। फूड ग्रेन जो उन्होंने उसको खाया था वो 1 राइस ग्रेन था, या 1 एक चावल का दाना या धान का दाना था, उसी को उन्होंने खा लिया था। तो इसका मतलब क्या है कि राइस जो है इंडियन लिटरेचर में भी है। महाभारत बहुत पुराना है। इसके अलावा जो जगह जगह खुदाई हुई है मोहनजोदड़ो में या और एरियाज़ में, हड़प्पा में, तो उससे भी ये पता चलता है वहाँ पर भी जो कंटेनर मिले हैं उनके अंदर राइस मिला है। तो राइस की प्रेजेंस वहाँ पर भी मिली है। तो इससे काफ़ी हद तक हमें पता चलता है कि हो सकता है कि राइस का जो नेटिव प्लेस है वो इंडिया ही हो। देन अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, इज द लार्जेस्ट एनुअल क्रॉप। तो ये जो है लार्ज एनुअल क्रॉप है। एनुअल क्रॉप का मतलब सीजनल क्रॉप है जिसकी लाइफ साइकिल 1 साल में ही पूरी हो जाती है, उसे हम एनुअल क्रॉप कहते हैं। एनुअल क्रॉप जितनी भी होती है सब सीजनल होती हैं, 3 या 4 मंथ में ये जो है मैच्योर हो जाती हैं। तो सबने देखा होगा कि जब हम राइस की सोइंग कर देते हैं, राइस के बीज बो देते हैं और उसके बाद उसकी जब हम क्रॉप गेन कर लेते हैं तो वो लगभग 3 से 4 महीने के समय में पूरी हो जाती है। तो इसलिए इसको हम सीजनल क्रॉप भी कह सकते हैं। क्योंकि ग्रैमनी फैमिली का मेंबर है, ग्रैमनी फैमिली में ग्रासेस आती हैं, तो इसलिए हम इसको ग्रास के रूप में भी जानते हैं। ट्रॉपिकल प्लांट है ये जो प्लांट है, ये कैसा नेचर का है, ट्रॉपिकल। जबकि इससे पहले हमने जो वीट क्रॉप की स्टडी करी थी वो नेचर में क्या था, टेम्परेट था। विंटर्स में जो है वीट को सोइंग होती थी, और यहाँ पर जो है क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा है, तो हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन के समय ये प्लांट जो है आसानी से ग्रो करता है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज़ वेरी हाई। आपको मालूम है कि राइस के कल्टीवेशन के लिए, राइस को उगाने के लिए, चावल की खेती करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसको जो है रेनी सीजन में इसका कल्टीवेशन करते हैं। तो ये जो एक खरीफ क्रॉप के रूप में भी जानी जाती है, जो खरीफ क्रॉप के रूप में जानी जाती है वो वैरायटी इसकी विंटर राइस कहलाती है। तो मोस्टली अगर हम देखें तो ये जो राइस है वो एक तरह की खरीफ क्रॉप है। लेकिन तब से, जब स्टार्टिंग में तो ये खरीफ क्रॉप ही थी, लेकिन जैसे जैसे साइंस की स्टडी बढ़ती चली गई, नेचर की भी जो है चेंजेस होते चले गए, तो अब जो है हमारे पास राइस की बहुत ज़्यादा वैरायटी है जो अलग अलग सीज़न में हम बो सकते हैं। लेकिन हम अगर नेचुरल वे में देखें तो ये एक खरीफ की क्रॉप है जिसको हम विंटर राइस के रूप में जानते हैं, और इसकी जो है इसका जो कल्टीवेशन है वो जो है खरीफ क्रॉप के रूप में ही करते हैं। खरीफ क्रॉप के रूप में जब हम इसकी सोइंग करते हैं तो उस समय सोन टाइम जो है इसका जून टू जुलाई, यानी जून और जुलाई के समय में इसके बीजों को बो दिया जाता है। बोने से पहले फील्ड की अच्छे से प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग करने के बाद हम इसके बीजों को बो देते हैं। बोने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली वेट होनी चाहिए, बहुत अच्छे से गीली होनी चाहिए। हार्वेस्टेड टाइम जब फसल पक के तैयार हो जाती है वो अक्टूबर टू नवंबर है। टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट है इसकी 20 to 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो यानी कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इसकी हाई है। रेनफॉल 120 से 150 सेंटीमीटर कि इस समय इसको बारिश की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर बारिश नहीं होती तो क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा जो है इरिगेशन डिफरेंट मेथड से जो है इसको फील्ड को इरिगेट करना पड़ता है, सिंचाई हमें करनी पड़ती है, क्योंकि इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। इसीलिए जो है ये जो इसका जो सोइंग टाइम है वो इस तरह से है कि उसके बाद जो है हमारे एरिया में क्या हो जाती है, बरसात शुरू हो जाती है, रेनी सीजन आ जाता है, तो जिसके कारण काफ़ी हद तक हमें एक नेचुरल फॉर्म में ही वाटर अवेलेबल हो जाता है, जिससे हम इसका कल्टीवेशन आसानी से कर सकते हैं। क्रॉप मैच्योरिटी वही 90 to 120 डेज, यानी कि 3 to 4 मंथ जो है क्रॉप को मैच्योर होने में लगते हैं। किस तरह की सॉइल इसके लिए बेस्ट है, लोम सॉइल बेस्ट है। किसके लिए, खरीफ क्रॉप के लिए। पीएच जो है सॉइल का 4 to 6 होना चाहिए। अब जब हम इसका कल्टीवेशन कराते हैं तो
इसका कल्टीवेशन कुछ और प्लांट से डिफरेंट है। जैसे वीट का कल्टीवेशन करते हैं तो वीट की एक बार सोइंग कर देते हैं, एक बार बीजों को बो देते हैं और उसी एरिया में, उसी खेत में वो जो है मैच्योर हो जाते हैं और फिर उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन राइस के साथ ऐसा नहीं है। राइस के बीजों को हम बो देते हैं फील्ड में, वो जो है वेल मॉइस्ट होनी चाहिए। लेकिन जब इसके सीडलिंग तैयार हो जाते हैं लगभग 45 डेज, हाँ 1-1.5 महीने में इसके सीडलिंग तैयार हो जाते हैं, तो जो तैयार सीडलिंग है अब हम उनको निकाल कर फिर से हम दूसरी फील्ड में इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो है ट्रांसपोर्टिंग क्रॉप कहलाती है, इस कारण कि इसमें हम ट्रांसपोर्ट वाला मेथड जो है इस्तेमाल करते हैं कि एक बार तो हम इसका सीड, एक फील्ड तो हम ऐसे ही रखते हैं या एक एरिया अपने खेत का ऐसे रखते हैं जहाँ पर हम इसके सीड को बोएंगे, और उसके बाद जब वो तैयार हो जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, फिर वो जर्मिनेटेड सीड को जिस मेन फील्ड में या जिस मेन खेत में हमें उसे लगाना है वहाँ से हम उसके जर्मलिंग निकाल के वहाँ दूसरे एरिया में हम उसको लगाते हैं, और आगे सारी प्रोसेस जो है उसी खेत में होती है कि वहीं पर जो है ब्लूमिंग होगी, वहीं पर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, वहीं पर जो है क्रॉप हमारी पूरी तरह से मैच्योर होगी। तो सीडलिंग आर प्रिपेयर्ड इन प्लोड विद फ्लडेड विद वाटर, कि ऐसे एरिया में जब हम सीडलिंग तैयार करते हैं उस एरिया को हम पहले से अच्छे से प्लोड कर लेते हैं, यानी कि उसमें हल वगैरह चलाकर उसकी मिट्टी को उलट पुलट कर लेते हैं और उसमें फ्लडेड विद वाटर, पानी जो है काफ़ी मात्रा में रखते हैं जिसके कारण वो वेल मॉइस्ट रहे। अब जब नर्सरी बेड हमारा तैयार हो गया उस जगह पर हम सीड को बो देंगे तो हमारे सीडलिंग जो है तैयार हो जाते हैं। When seedling become 9 to 10 सेंटीमीटर, जब सीडलिंग की लंबाई जो है 9 से 10 सेंटीमीटर हो जाती है, देन ट्रांसपोर्टेड टू मेन फील्ड, अब हम उसको मेन फील्ड यानी कि जो मेन खेत है उसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। उस समय जो है, और उस फील्ड में भी हम क्या करेंगे, पहले पानी भर देंगे। तो पानी से भरे हुए खेतों में हम इसको सीडलिंग को लगाते हैं और ये जो है 6 to 90 डेज में जो है इसकी क्रॉप तैयार हो जाती है। तो वाटर से भरा जो फील्ड है उसमें हम इसके सीडलिंग को लगाएंगे। तो वाटर भरा होने के कारण ऐसे फील्ड में हमें मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए है, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, इस तरह की एल्गी जो है आसानी से मिल जाती है। साथ ही ऐसे फील्ड में हम ग्रीन मैन्योर का भी यूज़ करते हैं जिसके कारण हमें क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है, हमारा जो उपज है वो पहले से और अधिक मिलती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का डेवलपमेंट जो है राइस के जो धान से भरे, पानी से भरे जो खेत होते हैं धान राइस के, वहाँ पर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को आसानी से देख सकते हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है तो आसानी से एल्गी जो है वहाँ पर डेवलप हो जाती है। अगर हम इसके सीज़न वाइज देखें, क्योंकि अब एक तो वैसे तो मेन ये खरीफ क्रॉप ही है, लेकिन जैसे जैसे समय की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली गई फूड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अब हम इसे अलग अलग एरियाज़ में भी उगा लेते हैं और अलग अलग एरियाज़ में उगाने के फॉर्म में हम इसे रबी की क्रॉप के रूप में भी, प्री खरीफ क्रॉप के रूप में भी और खरी क्रॉप के रूप में भी उगाते हैं। तो रबी क्रॉप में हम क्या करते हैं, इसको नवंबर से फरवरी में बोएंगे और हार्वेस्ट होगा ये मार्च में। ये जो है समर राइस भी कहलाता है इस तरह का। देन प्री खरीफ वाला ऑटोमन जो है राइस कहलाएगा, उसका सोइंग टाइम मई टू अगस्त है। इसी तरह से विंटर के बारे में हम, ये मेन टाइम है जहाँ पर हम इस तरह से मोस्टली इंडिया में इसी तरह से खरीफ के क्रॉप के रूप में ही जो है राइस का कल्टीवेशन होता है, तो वो जो है इसकी विंटर राइस कहलाती है। कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस का अगर हम कल्टीवेशन देखें तो वो किस तरह से है, इसके भी 4 वेज हैं। नंबर 1, ट्रांसप्लांटेशन मेथड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड बेस्ट यील्ड मेथड। इस मेथड का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सीड को बो देंगे नर्सरी में, वही सीड बेड तैयार कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उससे सीडलिंग निकल आएगा और सीडलिंग निकलने के बाद हम उसको मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इन सब कामों को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बीजों को बोना है, बोना भी हमें प्रॉपर डिस्टेंस के साथ है। उसके बाद सीडलिंग तैयार होंगे, सीडलिंग निकालने हैं और सीडलिंग निकाल के हमें एक नई फील्ड में ग्रो कराने हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही ओल्ड मेथड है। नेक्स्ट मेथड इज़ ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड में ड्रिल करते हैं यानी कि ज़मीन में छेद करते हैं। तो 1 पर्सन मेक ए होल
इन लैंड कि एक आदमी तो ज़मीन में छेद करता चला जाता है और दूसरा आदमी उस छेद में सीड को डालता हुआ चला जाता है। तो ये ड्रिलिंग मेथड कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट मेथड। ब्रॉडकास्ट मेथड में क्या करते हैं, सीड्स आर स्कैटर्ड मैनुअली, कि कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, सीड को ऐसे ही बहुत बड़े एरिया में सीड को ऐसे ही बिखेर देता है, रैंडमली बिखेर देता है। देन मेथड्स नीड्स लो लेबर, कि इसमें कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है, एक आदमी ने भी सीड को ऐसे ही चारों तरफ बिखेर दिए, छितरा दिए। एंड प्रोड्यूस वेरी लेस यील्ड, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं हुई, इधर उधर बीजों को बिखेर दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में जो है बहुत कम उपज हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है जापानीज़ मेथड। जापानीज़ मेथड में क्या करते हैं, यूज़ फॉर हाई यील्ड वैरायटी। इस तरह का मेथड जो है हाई यील्ड वैरायटी, यानी ऐसी वैरायटी जिसकी उपज बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। नीड हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र, कि इसमें जो है फर्टिलाइज़र की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। सीड्स आर सोन इन नर्सरी, नर्सरी बेड में सीड को बोया जाता है। देन ट्रांसप्लांटेड टू मेन फील्ड, और उसके बाद हम सीड को मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। शो ट्रिमेंडस सक्सेस फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी, चूँकि हमने हाई यील्डिंग वैरायटी को बोया था और बोने का ढंग जो है हमारा ट्रांसप्लांटेशन वाले मेथड का था, यानी ये फर्स्ट मेथड जैसा था, तो रिजल्ट जो है हमारे बहुत अच्छे आते हैं। शो ट्रिमेंडस सक्सेस फॉर हाई यील्डिंग वैरायटीज़। नेक्स्ट है लास्ट स्टेप, हार्वेस्टिंग। फसल जब तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो कैसे हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। इरिगेशन प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड, कि जब हमें लगता है कि अब हमें इसको हार्वेस्ट करना है, हमारे प्लांट की लंबाई जो है काफ़ी हो गई है, लगभग 2 मीटर तक हो गई है और उसका ईयर वगैरह का फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो गया है, तब हम क्या करते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप हार्वेस्टिंग का स्टार्ट कर देते हैं। तो हार्वेस्टिंग करने से पहले हम उस फील्ड में जो है लगभग 1 सप्ताह तक पानी नहीं देते। तो इरिगेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड अबाउट ए वीक बिफोर हार्वेस्टिंग, कि हार्वेस्टिंग से पहले उस फील्ड में हम बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे। डिहाइड्रेशन हेल्प इन ग्रेन राइपनिंग। डिहाइड्रेशन यानी कि अब हम वहाँ पर डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाएगी, पानी की कमी होने लगेगी एरिया में, फील्ड में, तो उस कंडीशन में उसके जो राइस के ग्रेन हैं वो आसानी से पकने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। कलेक्शन ऑफ राइस क्रॉप टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। अब हम क्या करेंगे, राइस क्रॉप को काट कर इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। पैडी हार्वेस्टिंग इंक्लूड, अब हम इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैडी कहते हैं। पैडी वर्ड एक होता है और एक होता है राइस, दोनों में अंतर होता है। अगर पैडी वर्ड तब हम यूज़ करते हैं जब राइस ग्रेन है प्लस उसका हस्क है, उसका छिलका भी अगर मौजूद है, तो इस कंडीशन में जो हम क्रॉप के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है पैडी। और जब हस्क ना हो, छिलका ना हो, केवल दाना ही हो राइस का, तब हम उसके लिए राइस वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ का पैडी हार्वेस्टिंग इंक्लूड। तो पैडी हार्वेस्टिंग की प्रोसेस में क्या क्या है, रैपिंग, स्टैकिंग, हैंडलिंग, थ्रैशिंग, क्लीनिंग एंड हॉलिंग। तो इसमें रैपिंग में क्या करते हैं कि हम जो है मैच्योर क्रॉप हो गई उसको काट लेंगे, जड़ तो ज़मीन में ही रह जाती है लेकिन ऊपर से हम उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसकी जो बाली है इसे हम उसको ग्रेन्स को अलग करेंगे, लेकिन ये ग्रेन्स जो है पैडी फॉर्म में, यानी कि विद हस्क हैं, ग्रेन विद हस्क। तो इस कंडीशन को हम पैडी कहेंगे। तो इस तरह के हमें जो पैडी ग्रेन जो है मिल जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा कर लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएंगे। अब हम इसकी थ्रेशिंग कराएंगे, जिसके कारण हम इसके हस्क को रिमूव कराते हैं और रिमूव कराने के बाद हमें जो है राइस ग्रेन प्राप्त हो जाते हैं। अब ये जो राइस ग्रेन हमें ऑब्टेन हुए हैं, इसको हम बोरों में भर लेते हैं, पैकिंग कर लेते हैं और इसको मार्केट में निकाल देते हैं। अब ये जो हमारा स्टेप है जिसको हम कहते हैं रैपिंग करी थी, रैपिंग के बाद हमने जो है इसको पैडी ग्रेन को उससे सेपरेट किया था। सेपरेटिंग में जो है मूविंग द कट क्रॉप इनटू द थ्रेशिंग लोकेशन। अच्छा, तो हमने जब इसको ग्रेन्स को अलग कर लिया था, तो ग्रेन्स को अलग करने के बाद यहाँ पर तो पैडी है, पैडी फॉर्म में, पैडी फॉर्म मीन्स इसमें जो है हस्क भी है। अब हम इसके हस्क को अलग कर लेते हैं, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को अलग करने से पहले इसमें भी जो पैडी ग्रेन होते हैं कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं। तो जो बेकार होते हैं उनको हम रिमूव कर जाते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है क्लीनिंग। अब हम इसकी थ्रेशिंग करेंगे। थ्रेशिंग में हम इसका छिलका वगैरह उतारने की कोशिश करेंगे, इसके हस्क को रिमूव करेंगे और राइस ग्रेन को ऑब्टेन करेंगे। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस की जाती है।
नाउ द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ राइस। राइस की अगर हम इम्पॉर्टेंट वेराइटी देखें, IR36, IR8, जया, रत्ना, पंकज, पूसा 33, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, सोना, बासमती और जयंती। ये जो है मेन इम्पॉर्टेंट राइस वैरायटी है। अगर हम राइस में देखें तो राइस का लगभग 90% पार्ट जो है कार्बोहाइड्रेट है, 8 to 10% पार्ट प्रोटीन है, 1% पार्ट फैट है एंड अबाउट 1% पार्ट जो है मिनरल्स है। अगर हम यूजेस देखें तो राइस के यूजेस आप लोग जानते ही हैं, इसलिए मैं उसका डिटेल नहीं कर रही हूँ। फूड के रूप में यूज़ करते हैं। एक बात और है, इसका जो राइस ब्रान है, राइस का जो छिलका है, उससे हम ऑयल भी ऑब्टेन करते हैं। उस ऑयल को यूज़ जो है, राइस ब्रान ऑयल आता है कंपनी का, बहुत सारी कंपनी राइस ब्रान ऑयल निकाल रही है। तो इसके ब्रान, इसके छिलके से जो ऑयल ऑब्टेन किया जाता है उसका यूज़ हम फूड मेकिंग में करते हैं, सोप में भी कर लेते हैं, कॉस्मेटिक्स फॉर्मेशन में भी हम उसका यूज़ करते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है राइस की बहुत ही कॉमन है, वो सब आप जानते हैं क्या क्या करते हैं। डोसा बना लेते हैं, फूड फॉर्म के रूप में यूज़ करते हैं। बहुत सारी फूड आइटम्स जो हैं राइस की हेल्प से बनाए जाते हैं। अब इसके जो बॉटनिकल करेक्टर है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए, जानकर नहीं किए, क्योंकि सारे बॉटनिकल करेक्टर लगभग जो है वीट की तरह है, कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है, तो उसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से ये राइस क्रॉप कंप्लीट हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है इसके डिस्कशन कॉलम पर आकर जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट राइस प्लांट। थैंक यू।